Hello students, this is Dr. Anubha Sharma and today's topic of discussion is cell, the basic unit of life. So let's begin. What are cells? Where do we find the cells? As we know, all the organisms are composed of cells. अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उन्हें हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बना है देन वी कॉल देम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो सेल के बारे में डिटेल पढ़ने से पहले वी मस्ट नो कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी. ठीक है, सो ये थोड़ी हिस्ट्री है जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए. तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, डिस्कवर्ड इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी ये कर रहे थे. तब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं उसकी ट्री के बाहर जो कॉर्क होती है, तो उसको उन्होंने टर्म दिया था सेल. स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने टर्म दिया था सेल. तो जो नाम है, टर्म है सेल, वो दैट टर्म इज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. बट इन्होंने जो सेल्स डिस्कवर किए थे दैट आर एक्चुअली डेड. आउटर कवरिंग है तो आउटर कवरिंग उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो दोबारा से फर्दर न्यू सेल्स को जनरेट करें. ठीक है, उसमें सुबेरिन नाम का एक मटेरियल है जो यू कैन से वैक्स टाइप का सब्सटेंस है जो गैस और वाटर को आने जाने नहीं देगा. ठीक है, एंड उसके अंदर कैपेबिलिटी भी नहीं होती सेल डिवीजन की, इसलिए उनको डेड सेल माना जाता है. तो फर्स्ट लाइफ सेल किसने देखी थी सबसे पहले? तो सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने इन 1674. ठीक है, और उसके कुछ टाइम के बाद इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले सेल टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था. ठीक है, एंड कहाँ देखा था? उन्होंने देखा था स्लाइस ऑफ कॉर्न में, बिकॉज दैट इज नॉट लिविंग सेल. तो उन्होंने डेड सेल के अंदर देखा था, इसलिए फर्स्ट लिविंग और लाइव सेल किसने देखा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आता है तो आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक पर ही टिक करना है. ठीक है, एंड द योर न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. आई होप these all three concepts are clear now. Next, the invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope reveal all the structure detail of cell. जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप होता रहा और हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक आ गए तो हमें सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में साइंटिस्ट स्टडी करते रहे और पता लगता रहा, और उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस ऑर्गेनेली का क्या काम है. ठीक है, क्योंकि सेल इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं उनको, तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उसे स्टडी करने के लिए. साइंटिस्ट ने धीरे धीरे माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए साइंस में और उसके बाद उसकी स्टडी हुई. क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी उनके थ्रू हम देख सकते हैं. राइट, तो माइक्रोस्कोप आर ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप and light microscope. In the first picture you have seen light microscope. These are ऑलरेडी अवेलेबल इन लेबोरेटरीज. जो स्कूल की लेबोरेटरीज होती हैं बायोलॉजी क्लासेस की, वहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं और उससे हम क्लोरोप्लास्ट एंड स्मॉल जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बच्चे देख पाते हैं. जबकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ये काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और ये साइंटिफिक लेबोरेटरीज में ही अवेलेबल होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव अ हायर रेजोल्यूशन ऑफ अबाउट 0.1 नैनोमीटर which compared to the light microscope it is about 200 nanometer for light microscope. ठीक है, so yes, now come to the next slide which shows cell theory. There are two German scientists, Schleiden and Swan. Swan was a zoologist and Schleiden was a botanist. Schleiden स्टडी कर रहे थे प्लांट सेल्स
और वेरियस टाइप के प्लांट सेल्स को स्टडी करके उन्हें पता चला कि बेसिकली जो प्लांट सेल हैं वो प्लांट्स हैं वो किसी सेल से मिलकर बने हुए हैं, वो लगातार में सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि प्लांट वॉज मेड अप ऑफ सेल्स और द रिजल्ट्स ऑफ सेल, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। एट द सेम टाइम श्वान जो स्टडी कर रहे थे वेरियस एनिमल सेल्स, उन्होंने देखा कि एनिमल की जो सेल्स हैं वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जब उन्होंने अपनी इस एनिमल सेल को प्लांट सेल से कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल वॉल। इन्होंने इनकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन इन्होंने पब्लिश की और उसके बाद उन्होंने आपस में अपने व्यूज एक्सचेंज करके ये देखा कि इन दोनों ने मिलकर कि हाँ भाई दोनों ही तरीके की सेल्स यानी प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल से मिलकर बनी होती हैं। मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो सेल ही है। ठीक है, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो उन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की, राइट। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम है स्लाइडेन एंड स्वान सेल थ्योरी। तो इन्होंने स्लाइडेन एंड स्वान दोनों ने मिलकर ये तो बता दिया कि सेल जो है दैट एक्ट्स एज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मगर वो ये नहीं बता पा रहे थे कि ये जो सेल हैं ये भी कहाँ से आई और जो इसके बाद भी कोई चीज़ ग्रो कर रही है वो सेल्स आ कहाँ से रही हैं। तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आफ्टर सम टाइम इन 1855 देयर इज अनदर साइंटिस्ट रोडोल्फ वर्च्यू, इन्होंने एक्सप्लेन किया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल्स हैं वो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बन रही हैं थ्रू सेल डिवीजन। ये चीज़ इन्होंने ऐड की और फिर इन्होंने ये ऐड करने के बाद ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान और उसको फिर फाइनल शेप दिया जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। और उसके अकॉर्डिंग ये दो पॉइंट तो देखिए पहले से ही स्लाइडेन एंड स्वान ने हमें बता ही दिए थे कि सेल आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सेकेंड पॉइंट भी उन्होंने हमें क्लियर कर दिया था कि ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ cells, all living cells are composed of cells or and product of cells। and third point इन्होंने जोड़ा कि all cell arise from pre-existing cell। okay, I hope it is clear now। so let's move to the next slide। now it is about overview of the cell। What is the कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, लाइक स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट सेल। कई सारे उसमें ऑप्शंस होंगे और उसमें एक ऑप्शन होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? दीज आर द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, इनके सेल वॉल नहीं होती है, वो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा और इनकी जो साइज है वो 0.1 to 0.3 माइक्रोन है इन लेंथ। ठीक है, ये देखिए माइकोप्लाज्मा का यहाँ मैंने पिक्चर डाला हुआ है और यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है नो सेल वॉल। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है? विच वन इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल? तो ज्यादातर बर्ड्स के जो एग होते हैं वो एक सिंगल सेल ही होते हैं, वो सेल होते हैं लार्जेस्ट सेल। और इसमें आपको पता है ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी, वो उड़ती भी नहीं और सबसे बड़ी बर्ड है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग है दैट इज लार्जेस्ट सिंगल सेल and the size of that cell is 130 millimeter to 170 millimeter। and what about the longest cell? Longest cell would be your nerve cell and what is the size? 0.1 to 1 meter। ये देखिए ये है हमारी नर्व लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। नर्व सेल क्यों है लॉन्गेस्ट? भाई नर्व सेल को ब्रेन से लेकर फुट तक और पूरी बॉडी में सिग्नल्स पहुंचाने हैं, तो उसकी लंबाई ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगी। बाकी सेल्स का तो जहाँ पर वो अवेलेबल है वहाँ या उसके आसपास ही काम है ना, तो इसलिए लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। फिर है साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज मोस्टली 3 to 5 माइक्रोन के बीच में होता है। ह्यूमन आरबीसी का साइज, द साइज ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज 7 माइक्रोन या 7 माइक्रोमीटर यू कैन सी, क्योंकि इसका ये जो डायामीटर है
वो 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, आपको पता है माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 ऑफ मिलीमीटर। सो 1 ये आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ मेंशन कर देती हूँ 1000 मिलीमीटर। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, और ये आपको लर्न करने हैं। इसको लर्न करने में इतनी कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया स्मॉलेस्ट तो बैक्टीरिया ही होगा, है ना, सेल वॉल के बगैर होगा। लॉन्गेस्ट क्यों होगा, नर्व सेल, ये भी आपके साथ डिस्कस हो गया। और इसके बाद सिंगल जो वैसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी होती है, वो एग है और ऑस्ट्रिच है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लर्न करनी होगी। नेक्स्ट, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेल्स यहाँ पर दिखाई हुई हैं। फर्स्ट तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया नर्व सेल। नर्व सेल इट लुक्स लाइक अ स्टार, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंड्राइट्स यहाँ पर निकल रहे हैं एंड वन यहाँ पर एक्सोन निकल रहा है, राइट, आपने ये नर्वस सिस्टम में पढ़ा हुआ है। अब इट लुक्स लाइक अ स्टार, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। अब ये इसका साइज ऐसा क्यों है, ये स्टार लाइक क्यों है, क्योंकि इसको वेरियस बॉडी पार्ट्स में सिग्नल भेजने हैं और लाने हैं, इसलिए ये ब्रांच्ड भी है और लॉन्ग भी है। ठीक है, सेकंड है आपका मीजोफिल सेल्स। ये कहाँ होते हैं, प्लांट्स में है, और ये देखिए छोटे 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 टाइनी इसमें क्लोरोप्लास्ट लगे हुए हैं। तो ये राउंड है क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करनी है, और जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड स्टोर हो रहा है वो भी इन्हीं के अंदर हो रहा है। दैट्स वाई ये ऐसे ओवल और राउंड शेप के होते हैं आपके मीजोफिल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ब्लड सेल्स। अगर ब्लड सेल्स में हम आरबीसी की बात करें, जस्ट नाउ लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि आरबीसी का साइज कैसा है, वो राउंड है और 7 माइक्रोमीटर है। और जब सामने से अगर हम देख रहे हैं तो ये राउंड लग रहा है, लेकिन अगर हम साइड से देखेंगे तो ये बाइकॉन्केवल होता है, इस तरीके का शेप होता है, बाइकॉन्केव। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। क्यों है ये ऐसा, क्यों, बिकॉज आरबीसी का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जितना ज्यादा ऐसे मुड़ने से कॉन्केव शेप के कारण क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, है ना, इसलिए इसका बाइकॉन्केव शेप होता है। सामने से देखेंगे तो ओवल शेप है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है डिफेंस सिस्टम में। ठीक है, जितने भी पैथोजेंस आएंगे उनके साथ फाइट करके उनको खत्म करना है। तो इनकी शेप अमीवॉइडल होगी, किसी भी तरीके की, इस तरीके की होगी, अमीवॉइडल। अमीवॉइड शेप की होती है व्हाइट ब्लड सेल, ताकि वो कैपिलरी से फटाक से कहीं से भी कोई भी शेप बना के स्क्वीज आउट हो और एंटीजन या पैथोजन के साथ फाइट करें और अपनी बॉडी को, जिस बॉडी में ये है उसको सेव करें पैथोजेंस को फाइट करके। ठीक है, तो जितनी भी शेप हैं, साइज हैं, वो हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने फंक्शन के हिसाब से उनका शेप डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी नेचर ने। नेक्स्ट, इस स्लाइड में कंपैरिजन है बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यू नो कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, while multicellular organism composed of multicellular organism। इसमें क्या है, सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइजर है, ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजर है। तो इन दिस केस यूनिसेलुलर, टोटल सेल बॉडी एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, सिंगल सेल ही है तो टोटल सेल एनवायरमेंट में एक्सपोज हो रही है। जबकि यहाँ पर मल्टीसेलुलर में केवल जो आउटर सरफेस है, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन केवल स्किन जो है वो एक्सपोज्ड है एनवायरमेंट पे, है ना। इसके यूनिसेलुलर के एग्जांपल बहुत आसान है, हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, अमीबा कह सकते हैं, पैरामीशियम इज अनदर एग्जांपल, व्हाइल ओवर हियर प्लांट सेल, एनिमल सेल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेल, एक टाइप की सेल मिलकर एक टाइप का टिश्यू बनाएंगे, राइट, एंड दैट टिश्यू फॉर्म ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन, है ना। जबकि यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो सिंगल सेल है, तो वहां पर तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की बात ही नहीं आती है। ठीक है, चलें, आई होप इट इज क्लियर। नाउ सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस चैप्टर में हम लोगों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब जितनी भी सेल हैं उनकी आउटर कवरिंग क्या है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन
एंड अगर हम प्लांट सेल की भी बात करेंगे या बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सेल वॉल भी आएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर एक सेल है तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी आउटर सरफेस से, यानी कि जो आपकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है जिसे हम बायो मेम्ब्रेन कहेंगे, उसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? कोई भी एक सेल है वो किस किस चीज से मिलकर बनी है? अगर हम ऑर्गेनेलिस को छोड़ दें तो एक नॉर्मल सेल दिखें तो एक तो आउटर कवरिंग है, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अंदर सम फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म एंड सम कंडेंस्ड एरिया या कोई स्ट्रक्चर है, ये तो अभी स्कीमेटिक बनाया हुआ है, दैट इज नोन एज योर न्यूक्लियस। तो 3 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल की फंक्शनैलिटी के लिए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, उस सेल को एक अलग सेपरेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी और सेल से अलग करेगी, एक शेप देगी। जितने इंपॉर्टेंट आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अंदर आना है आने देगी, जिसको अंदर नहीं आना है नहीं आने देगी। ठीक है। और न्यूक्लियस उस पर्टिकुलर सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जितने भी काम है, वो सारा न्यूक्लियस करने वाला है। और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी परफॉर्म होंगी हमारी साइटोप्लाज्म में। Am I right? I hope it is clear. Yes. So this slide shows biomembrane. What is biomembrane? Biomembrane is a thin layer of molecule that separate from inside of a cell from the outside. And it is a lipoproteinaceous. What does it mean? It is made up of lipid and protein. Okay? लिपिड एंड प्रोटीन 2 मेन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं। लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है, थोड़ा बहुत शुगर भी होता है। ठीक है, बट मेन 2 कंपोनेंट्स क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन। दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड विद देयर हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग द वाटर एंड देयर हाइड्रोफोबिक टेल्स फेसिंग टू ईच अदर। Like if this is one molecule of phospholipid and another one is this, तो ये है head, ये है tail, right? तो हाइड्रोफोबिक tail facing to each other, ये देखिए, and hydrophobic head facing towards water. जो हेड है दैट इज पोलर और वाटर लविंग और हाइड्रोफिलिक, तो वो वाटर लविंग है तो वाटर को फेस कर सकता है, जबकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को फेस नहीं करेगा, तो ये फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर लाइक दिस। दिस अरेंजमेंट क्रिएट इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, इट क्रिएट अ फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन दैट कैन अडॉप्ट अ डिफरेंट शेप एंड कंडीशन। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहती है और इसीलिए वो डिफरेंट शेप और कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो सकती है। और इसी बायोमेम्ब्रेन में, इसी फॉस्फोलिपिड की जो डबल लेयर है, उसके बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स 2 तरीके के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स, अनदर वन इज पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, इसका पूरा डायग्राम हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। एंड स्मॉल कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो अटैच्ड एट सम पार्ट्स ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मीन्स कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी और जिसकी नीड है और जिसकी नीड नहीं है या जिसका साइज अकॉर्डिंगली नहीं है उन चैनल्स के या जरूरत नहीं है, उनको अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है यही सारे पॉइंट्स अगले स्लाइड में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये देखिए, एक लेयर ये रही, नेक्स्ट लेयर इज दिस इज योर पोलर हेड, ये पोलर हेड है, राइट, एंड दिस इज द टेल पार्ट। ठीक है, पोलर हेड आर हाइड्रोफिलिक एंड ये जो टेल है हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर है ये,
तो ये अंदर की तरफ है, एंड सम प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन आर देयर, ये पूरी तरीके से एम्बेडेड है इन द लिपिड बाइलेयर, फंसी हुई है, एंड सम आर पेरिफेरल प्रोटीन। ये देखिए, ये देखिए, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये दिख रही है। तो अगर हम इनको सेपरेट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पूरी तरीके से फंसी हुई हैं और वो उसको एक स्ट्रक्चर दे रही हैं और कैरियर प्रोटीन का भी काम कर रही हैं, स्ट्रक्चर भी दे रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये 70% होती हैं टोटल प्रोटीन के जो इसमें प्रेजेंट है लिपिड बाइलेयर में, और जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये होती हैं 30% ऑफ लिपिड बाइलेयर। टोटल जो प्रोटीन है इस लिपिड बाइलेयर में, उसमें 30% पेरिफेरल है और उनको आसानी से हटाया जा सकता है, जबकि ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, ये इतनी आसानी से हटेंगी नहीं। कौन सी? इंटीग्रल प्रोटीन्स, राइट। अब इन इंटीग्रल प्रोटीन के साथ आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड है। ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू ये शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाते हैं, एंड दैट टाइम वी कॉल देम ग्लाइकोप्रोटीन। If sugar molecule are attached with the tail part of this lipid membrane, then we can call them glycoprotein. ठीक है, सो ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, और इस तरीके का एक एनवायरनमेंट है जिसमें, और यहाँ पे इस पिक्चर में नहीं है लेकिन कहीं कहीं कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, सो दिस स्लाइड शोज फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन। जो लास्ट स्लाइड में हमने मॉडल देखा था, हमने लास्ट स्लाइड में ये जो मॉडल देखा था, यही इन्होंने सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था किसी भी बायो मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो टू बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने प्रपोज किया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि जो लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन है वो लेटरली मूव कर रही है, लेटरली मूव कर रही है। अब वो कैसे कर रही है? अब इन्होंने वो कैसे करेगी, क्योंकि ये एज शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, राइट। फर्स्ट इज रोटेशनल मूवमेंट, अनदर वन इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, एंड नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज लेटरल मूवमेंट। ठीक है, इन रोटेशनल मूवमेंट दैट फॉस्फोलिपिड मूव अपने ही एक्सिस पर वो मूव कर रहा है रोटेशन में। फ्लिप फ्लॉप में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट। एंड लेटरल में इट जस्ट चेंज इट्स पोजीशन, यहां से कभी इधर चला जाएगा, यहां से कहीं इधर चला जाएगा। तो 3 तरीके के इसके मूवमेंट हो रहे हैं हमारे फॉस्फोलिपिड के। ठीक है, तो सिंगल एंड निकोलसन ने कहा फ्लूइड, फ्लूइड टर्म उन्होंने कहा लिपिड बाइलेयर किया। लिपिड बाइलेयर एक्ट एज अ सेमी फ्लूइड और फ्लूइड, ठीक है, और उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो मोज़ेक पैटर्न में, मोज़ेक मीन्स अनइवनली, कभी कहीं है कभी कहीं नहीं है, अनइवनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स जो है अवेलेबल प्रेजेंट है इन द फ्लूइड ऑफ लिपिड। ठीक है, अब वो धीरे धीरे फ्लूइड है तो वो धीरे धीरे मूव भी कर रही है। मूव क्यों, कैसे कर पाएंगी? जब यहाँ पर लेटरल मूवमेंट होगा, लेटरल डिफ्यूजन होगा, और भी तरीके के मूवमेंट होंगे, तो जब लिपिड मूव करेगा तो उसके साथ साथ इंटीग्रल प्रोटीन्स भी मूव करेंगे। ठीक है, सो दे सेड दैट प्रोटीन आइस वर्क्स in the sea of lipid, in the sea of lipid, because in the lipid bilayer all the proteins and lipids are arranged in mosaic fashion which do not reflect rigidity. rigidity है नहीं, it's a moving, move कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कोई rigidity नहीं है। और वो प्रोटीन जैसे कि एक बड़े से समुंदर में आइस वर्क्स मूव करती हैं, ग्लेशियर्स मूव कर रहे होते हैं, कुछ ऊपर की तरफ होते हैं, उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन हम मान सकते हैं, और जो नीचे तक एम्बेडेड है और मूव कर रहे हैं स्लोली स्लोली, उन्हें हम इंट्रिंसिक मान सकते हैं प्रोटीन। तो वही जो ग्लेशियर्स हैं या आइस हैं बड़ी बड़ी, जो किसी भी सी में अगर हम मूव करते हुए देखें तो वो हो जाएंगी हमारी प्रोटीन, और जो सी है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड पार्ट है, वो हो जाएगा हमारा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो दे सेड प्रोटीन आइस वर्क्स इन द सी ऑफ लिपिड। ठीक है,
ये उन्होंने कहा, सो प्रोटीन कैन मूव और फ्लोट फ्रीली इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिपिड, हेंस द टर्म फ्लूइडिटी इज यूज्ड। फ्लूइडिटी टर्म क्यों यूज हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रोटीन जो है वो फ्रीली जो लिपिड का सी है, यू कैन से सी है या फ्लूइड फॉर्म में लिपिड है, उसमें आराम से वो फ्लोट कर सकता है। तो ये थ्योरी जो थी, ये जो मॉडल था, ये वाइडली एक्सेप्टेड है और ये इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था इन 1972। सो आई होप नाउ कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ एंड cell division, acting as a selectable barrier that allow only certain substance to pass through, है ना। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, उसमें हमें देखेंगे कि ये सेलेक्टेबल बैरियर है, किसी को करेंगे, किसी को आने देंगे, किसी को अंदर नहीं आने देंगे सेल के। इट ऑल्सो कम्युनिकेट सिग्नलिंग बिटवीन सेल टू सेल, सिग्नलिंग पाथवे में भी काम आते हैं। होस्टिंग स्पेसिफिक एंजाइम एंड ट्रांसपोर्टर्स दैट कैटालाइज chemical reaction or move molecule across the membrane, maintaining shape and structure of the cell or organelle। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल की कोई शेप ही नहीं होगी, तो शेप भी देते हैं वो, ठीक है। सेल ग्रोथ एंड डिवीजन में भी काम करते हैं, सेलेक्टेबल बैरियर है, कम्युनिकेशन में भी काम करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। एज यू नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को वो इधर साइड जाने आने देगी। एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वी फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। फर्स्ट वन इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट, another one is active transport. As you seen in this particular figure, the concentration of this molecule is higher on this side as compared to this, है ना। यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ऑटोमेटिकली ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। जब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो आराम से मूव करेगा, तो यहां पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। और ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ये ज्यादातर जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर बाइलेयर है, उसको आराम से वो क्रॉस कर जाएंगे, पोलर तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनको यहाँ ट्रांसफर होने के लिए कुछ चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये चैनल प्रोटीन्स दी हुई हैं। तो जब चैनल प्रोटीन की नीड है किसी मॉलिक्यूल्स को, दैट टाइम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। अब जब किसी की जरूरत नहीं है, और ये तब हम उसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो और लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों ही तरीके के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन हाई है इस तरफ, है ना। तो ये अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो मूव कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ molecules along concentration gradient from their high concentration to low concentration occur in diffusion. If there is no channel, then it is known as normal diffusion or diffusion, passive diffusion, ठीक है। और अगर किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, that time we call them facilitated diffusion. Next type of transportation is known as active transportation. एक्टिव जहां पर वर्ड आ गया, एक्टिव का क्या मतलब होता है? हम अगर किसी भी नॉर्मल बच्चे के लिए भी कहते हैं कि ये बहुत एक्टिव है, एक्टिव व्हाट डज इट मीन कि उसमें एनर्जी काफी है, एनर्जी काफी है यानी वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो उस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन जहां एनर्जी चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, वहां पर हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और ये कब होगा? ये तब होगा जब किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। क्योंकि हाई टू लो तो अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वो आ ही जाता है, लेकिन जब हम
वही कि जैसे ये एक माउंटेन है, अगर हमें माउंटेन पर ऊपर चढ़ना है तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, या अगर हमें पीक पर पहुंचना है तो हमें ज्यादा एटीपी चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। कब चाहिए? जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम ऊपर की तरफ मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसको हम एक टर्म और आता है अप हिल, जब मूवमेंट होगा अप हिल, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अप हिल ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो वैसे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी स्लाइड को एक बार देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, वी just classify passive transportation into various category. First is simple diffusion, where a small non-polar molecule move freely across the cell from the area of high concentration to low concentration. We have just discussed this thing. So along concentration, जब छोटे छोटे molecule non-polar molecules move करेंगे तो that is known as simple diffusion. Another one is facilitated diffusion, where large or polar molecules use protein channels or carrier which embedded in the cell membrane move down their concentration gradient. That time we call them facilitated diffusion. या तो वो large molecule है या polar molecule है, तो उन्हें channels की जरूरत पड़ेगी move करने के लिए. That time we call them the process is known as facilitated diffusion. Now the third category is osmosis. What is osmosis? Osmosis is a spontaneous net movement or diffusion of solvent molecule through a selectively permeable membrane from a region of high water potential to a region of low water potential in the direction that tend to equalize solute concentration on both the sides. What does it mean? If there is a jar containing two different type of solutions, यहाँ पर solvent है केवल, ठीक है, यहाँ sugar molecule भी है, water molecule भी है, ठीक है, ये sugar solution है और ये केवल water है, और ये selectively permeable membrane है, यानी कि यहाँ से केवल solvent पास हो सकता है, solute पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट है ये तब तक हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन पर तब तक मूव करेगा जब तक कि जो ये दोनों तरफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब दोनों तरफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो ये देखिए पानी इधर की तरफ मूव कर गया तो इसका ये कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू अ सेलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, along their concentration gradient, high concentration to low concentration. Next is your active transport. Active transport आपको अभी एक दो स्लाइड पहले भी डिस्कस किया था हमने, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, मीन्स वही जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था। ये कब होगा? जब हम किसी चीज में हमें ज्यादा एनर्जी लग रही होगी, जैसे कि हम जब माउंटेन चढ़ेंगे, अप हिल डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जब हम लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मूव करेंगे तो हमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और ये हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, क्योंकि हाई तो इस तरफ है, हाई तो इधर है, और यहां पर तो लो कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो पर मूव किधर कर रहा है? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। फर्दर वी कैन कैटेगराइज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर दैट इन दिस पैसिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम मूव आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इनटू द सेल, यूज एटीपी एज अ एनर्जी, ठीक है।
अब इसको हम पहले देख लेते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। देखिए इस पिक्चर में हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसका जो एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। इस पूरी पिक्चर में हम ये देख रहे हैं कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है, ये देखिए, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। देखिए सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, बाहर आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल कम है। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है सोडियम, है ना। ऐसे ही पोटेशियम का उल्टा है, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। पोटेशियम भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, और इस प्रोसेस में क्योंकि वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, तो इस प्रोसेस में इनको लग रही है एनर्जी और एटीपी। ठीक है, सो हमें ये याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहली बात तो इसमें होगी एटीपी यूज, और ये हमेशा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और अप हिल डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज डायरेक्टली यूज टू पंप molecules across the membrane using protein pump like sodium potassium pump. ठीक है, I hope it is clear. Second type is secondary active transport. इसमें क्या हो रहा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये देखिए इस पिक्चर को देखें ध्यान से। इस पिक्चर को हम जब देखेंगे तो ये सोडियम बाहर काफी ज्यादा है, ये देखिए प्लस लिखा हुआ है सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये ऑटोमेटिकली लो से हाई पर जा रहा है। फिर ये हाई से अंदर भी, क्योंकि चैनल्स तो इनके लगे हुए हैं, जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, आ उतने नहीं रहे हैं जितनी तेजी से जा रहे हैं। तो जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर आएगा तो उस टाइम इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। चैनल ने लो टू हाई ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू ग्रेडियंट वहां डेवलप कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली इस चैनल्स के थ्रू यहाँ पर लगकर एक दो आ रहे हैं। मगर यहाँ पर अपने साथ ये कुछ और मॉलिक्यूल्स को भी को ट्रांसपोर्टर की तरह लेकर आ रहा है, एंड दैट अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। और ग्लूकोज कैसे आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये आ रहा है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां देखिए ग्लूकोज है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, तो इसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अपने लिए नहीं ले रहा। वो क्या कर रहा है, जो सोडियम के कैरियर प्रोटीन्स हैं उनके साथ ही अटैच होके उसकी एनर्जी को यूज करके अंदर की तरफ मूव कर रहा है। दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट some transport couples the movement of one molecule against its gradient to the movement of another molecule down its gradient. It is a very good example, sodium glucose transport. ठीक है, तो in secondary active transport the movement of sodium ion down their gradient is coupled to the uphill transport of another substance by a shared carrier protein. Uphill transport किसका होगा in this case? Glucose का होगा, and that act as a co-transporter. I hope it is clear. So a carrier protein lets sodium ion move down their gradient, but simultaneously bring a glucose molecule up its gradient and into the cell. The carrier protein use the energy of sodium gradient to drive the transport of glucose molecule. ठीक है, सोडियम ग्रेडियंट की जो एनर्जी है वो यूज कर लेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ कम ऑन द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। When two molecules being transported in the same direction, the protein then transport them is known as symporter. When two molecules, like in this case A and B, both the molecule move in the same direction from out to in, that time this protein is known as symporter. When two molecules move opposite direction, A inside and B outside the cell, that time the protein known as antiporter. उस प्रोटीन को हम एंटीपोर्टर कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम of unit 2. If you have any query, any questions, you can you can drop
into the comment section. We will discuss it further. Thank you.